हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। आज हम लोग हिंदी शिक्षण में जानेंगे टीचिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज अर्थात लिखित भाषा शिक्षण। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मानव अपने भाव, विचार एवं अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समाज सम्मत ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। जब इस भाषा को लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। किसी भाषा की लिपि का अर्थ उस भाषा की मूल ध्वनियों के लिए प्रयुक्त चिन्ह विशेषों से होता है। इस प्रकार लिखित भाषा मौखिक भाषा का प्रतिरूप होती है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा का अर्थ और महत्व। मानव जीवन में भाषा के दो रूपों का बड़ा महत्व है। व्यावहारिक जीवन में हम मौखिक भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं, परंतु जीवन के मुख्य एवं स्थायी कार्य लिखित भाषा में होते हैं। क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, मानव जीवन के सभी कार्यों को चलाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न कार्यालयों में समस्त विवरण लिखित भाषा के माध्यम से ही रखे जाते हैं। मानव जीवन में सभी अनुभव, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन और महत्वाकांक्षाएं ये सब भी लिखित भाषा के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। मानव जाति की सभ्यता का प्रतीक उसका साहित्य लिखित भाषा की ही देन है। लिखित भाषा कई अर्थों में मौखिक भाषा से अधिक महत्वशाली होती है। पहली बात तो ये है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा के रूप को परिमार्जित कर उसे निश्चित रूप प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि उसे स्थायित्व प्रदान करती है। तीसरी बात यह है कि जहाँ मनुष्य स्वयं नहीं पहुँच सकता वहाँ वह अपने विचार लिखित भाषा के माध्यम से पहुँचा सकता है। लिखित भाषा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी को उपलब्धियाँ को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं और यह हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार है। लिखित भाषा के अभाव में हमने ये सब विकास नहीं किया होता। संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी लिखित भाषा के माध्यम से संभव हुआ है। एक वाक्य में ये कहा जा सकता है कि आज का ये सुसंस्कृत जीवन लिखित भाषा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसके अभाव में सुसंस्कृत जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एलिमेंट्स ऑफ रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा के तत्व। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है और मौखिक भाषा को कई वाक्य की इकाई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। भाषा के अक्षरों को विशेष चिन्हों से प्रकट किया जाता है। इन चिन्ह विशेषों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। लिखने की दृष्टि से लिपि का ज्ञान होना पहली आवश्यकता है। दूसरे स्तर पर शब्द ज्ञान और तीसरे स्तर पर सर्वमान्य वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों ही लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। लिखित भाषा की शिक्षा का अर्थ और इन तीन मूल तत्वों की शिक्षा लेखक अक्षरों के लिए प्रयुक्त शुद्ध लिपि चिन्हों को लिखे, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखें तथा व्याकरण सम्मत वाक्य लिखें, ये आवश्यक होता है। लेकिन कुछ और तत्व भी हैं जो लिखित भाषा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। उनमें विचारों की सुसंबद्धता, विषयानुकूल भाषा शैली, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग, स्पष्ट एवं सुंदर लेख मुख्य है। इन्हें हम लिखित भाषा के गौण तत्व कह सकते हैं। यहाँ इन सभी तत्वों का विवरण प्रस्तुत है। नंबर 1, लिपि। लिपि शब्द लिखित भाषा का मूल तत्व है। जब तक लेखक को इस लिपि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तब तक वह अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप नहीं दे सकता है। इसलिए लेखक को सबसे पहले प्रत्येक अक्षर के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष चिन्ह का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए।
हमारी हिंदी भाषा में तो स्वतंत्र ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ संयुक्त ध्वनियाँ भी हैं और इन्हें भिन्न भिन्न चिन्हों के संयुक्त रूप में प्रकट किया जाता है। हमारी भाषा की दूसरी विशेषता उनमें मात्राओं का प्रयोग है। भिन्न भिन्न स्वरों की मात्राएं भिन्न भिन्न रूपों में लगती हैं और जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये विशेष बात और है कि यह कि छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्राएं रा अक्षर को छोड़कर अन्य सब अक्षरों के नीचे लगती है, परंतु रा अक्षर के बीच में लगती है। जैसे कू का पे छोटू की मात्रा, का पे बड़ों की मात्रा, पा पे छोटू की मात्रा, पा पे बड़ों की मात्रा, ला पे छोटू की मात्रा, ला पे बड़ों की मात्रा। परंतु रू और रू लेखक को इन सब का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा शब्द। शब्द भाव, विचार और अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्तम शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए लेखक का शब्द ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। शब्द ज्ञान में दो बातें आती हैं: शब्द का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और उसका सही अर्थ जानना। हमारी भाषा में शब्दों की वर्तनी उनके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है। इसलिए जब तक लेखक शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तब तक वह उन्हें शुद्ध रूप में लिख भी नहीं सकेगा। शब्दों का सही अर्थ जानना दूसरी आवश्यकता है। हमारी भाषा में पर्यायवाची शब्दों का बाहुल्य है, परंतु इन सब शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए पतंग और भास्कर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इनके भाव भिन्न भिन्न हैं। लेखक को विषय, भाव एवं अवसर आदि पर ध्यान रखकर ही शब्दों का चयन करना चाहिए। अगला तीसरा बिंदु आता है हमारा वाक्य। अभिव्यक्ति की इकाई वाक्य होते हैं। चाहे यह अभिव्यक्ति मौखिक रूप से की जाए अथवा लिखित रूप से, भाषा अपने प्रयोजन में तभी खरी उतर सकती है जब लेखक सर्वमान्य वाक्य रचना करे। सर्वप्रथम वाक्य रचना का अर्थ है व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं। लेखक को इन नियमों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए या ना भी हो, वह अनुकरण द्वारा वाक्यों को सर्वमान्य रूप को लिखना सीख सकता है, परंतु इसमें भूल की गुंजाइश रहती है। इसलिए लेखक के लिए आवश्यक है कि वाक्य रचना के नियमों से परिचित हो। वाक्य रचना के संबंध में दो बातें मुख्य हैं। एक तो ये है कि लेखक वाक्य के पदों यानी कि शब्दों को उनके उचित क्रम में प्रस्तुत करे। दूसरी बात यह है कि वह विराम चिन्हों का उपयोग करे। उदाहरण के लिए यदि राम दशरथ के पुत्र थे, वाक्य में पदों को बदलकर राम दशरथ के पुत्र थे लिख दिया जाए तो उल्टा ही अर्थ निकलेगा। इसे रोको मत जाने दो। वाक्य के अल्प विराम या विराम चिन्ह को बदलकर रोको मत जाने दो लिख देने से उसका अर्थ बदल जाता है। नंबर 4, विचारों की सुसंबद्धता। भाषा और विचार का अटूट संबंध है। भाषा की समृद्धता विचारों को समृद्ध बना देती है और विचारों की समृद्धता भाषा को समृद्ध बना देती है। भाषा की समृद्धता की बात ऊपर की 3 मूल तत्वों में कही जा चुकी है। लिखित भाषा का चौथा तत्व विचारों की समृद्धता होता है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक के विचारों की गूढ़तम अनुभूति हो और वह उनके विचारों को पाठक के सामने तार्किक क्रम में प्रस्तुत करे। एक विचार से दूसरे विचार को जन्म मिलना चाहिए। इसी को विचारों की सुसंबद्धता कहते हैं। लिखित सामग्री में सुसंबद्धता लाने के लिए भी आवश्यक होता है कि जो कुछ भी लिखा जाए उसे तर्कपूर्ण ढंग से उचित अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखा जाए। विषयानुकूल भाषा शैली। लिखित भाषा का अर्थ वाक्यों के समूह से नहीं होता, वह तो एक रचना होती है जिसमें विषय, भाव और अवसरानुकूल शब्दों का चयन करना होता है और उन्हें एक विशेष क्रम में प्रस्तुत करना होता है। इतना ही नहीं, अब तो लेखक को पाठक को अपने विचारों से
प्रभावित करने के लिए कहीं गंभीर होना पड़ता है तो कहीं विरोधी विचारों पर व्यंग कसना पड़ता है, कहीं चुटकी लेनी होती है तो कहीं फूलझड़ी छोड़नी होती है। लेखक को अपने विचार विषयानुकूल भाषा शैली में ही अभिव्यक्त रस का वर्णन कवित्व अथवा कविता में अभिव्यक्त करना अधिक प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार किसी घटना का वर्णनात्मक शैली में, गंभीर विषय का स्पष्टीकरण गवेषणात्मक शैली में और अंधानुकरण करने वालों को सही मार्ग पर लाने के लिए व्यंग्यात्मक शैली में लिखना अधिक उपयुक्त होता है। लोकोक्ति और मुहावरे वाक्य की इकाई शब्द होते हैं और शब्द समूह विशेष ही लोकोक्ति एवं मुहावरे होते हैं, इसलिए उन्हें शब्द ज्ञान के अंतर्गत ही रखना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि ना तो ये केवल शब्द हैं और ना केवल वाक्य हैं। उदाहरण के लिए 9, 2, 11 को लीजिए। ये अपने में कोई शब्द भी नहीं है और वाक्य भी नहीं है। यदि इसके शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। ये मुहावरा भाग जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाग जाने के स्थान पर 9, 2, 11 लिखने से अभिव्यक्ति में चमत्कार आ जाता है। लेखकों को शब्दों के साथ साथ लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान भी होना चाहिए और भावाव्यक्ति के लिए उनका प्रयोग भी करना आना चाहिए। 7वां पॉइंट आता है सुंदर लेख। अब टंकण और मुद्रण की सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हमें पेन पेंसिल से ही लिखना होता है। फिर टंकण और मुद्रण के लिए तो हमें क्रमशः मूल और पांडुलिपि को हाथ से ही लिखना होता है। अब यदि हम चाहें कि पाठक टंकणकर्ता और कंपोजिटर उसे सही ढंग से पढ़े तो हमें उसे स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होगा। अपने संबंधियों, मित्रों आदि को तो हमें अपने हाथ से पत्र लिखने चाहिए। इससे आत्मीयता झलकती है। तब कहना ना होगा कि हमारा लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। स्पष्ट और सुंदर लेख का अर्थ है कि अक्षरों को उनको सही रूप में, सही आकार में लिखा जाए। प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई समान हो, उसका आकार सुडौल हो, ये भी ध्यान रखा जाए। 2 शब्दों के बीच एक अक्षर की और 2 लाइनों के बीच एक अक्षर की ऊंचाई की दूरी छोड़ी जाए, ये भी आवश्यक है। मात्राओं को उनके नियत स्थान पर उचित रूप से लगाया जाए और शब्दों के ऊपर शीर्ष रेखाएं खींची जाएं। अगला पॉइंट आता है एम्स ऑफ टीचिंग रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा शिक्षण के उद्देश्य। विद्यालयों में लिखित भाषा की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दूसरों द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों को समझने, अपने भाव, विचार और अनुभवों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण करना होता है। ये भाषा शिक्षण के तीसरे और चौथे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें बच्चों को भाषा के तत्वों का ज्ञान कराना होता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं और उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना होता है। उन्हें सस्वर पाठन, मौन पाठन में प्रशिक्षित करना होता है। उन्हें सुंदर, सुडौल और स्पष्ट लेख लिखना सिखाया होता है। उन्हें विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाया जाना चाहिए। उनमें स्वाध्याय लेखन के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए और उनमें भाषा और साहित्य और देश, जाति, धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना होना चाहिए। ये हमारे लिखित भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।